नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या। आपका स्वागत है साथियों। अभिवादन है, अभिनंदन है आपका। राज व्यवस्था पर बात करने जा रहे हैं साथियों। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक अलग क्लास है, ये एक स्पेशल क्लास है, ये एडिशनल क्लास है। हिंदी में अगर कहें तो ये अतिरिक्त क्लास है, विशेष यानी स्पेशल क्लास है। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, स्वागत है साथियों। दो चार बातें पहले चर्चा कर लेते हैं कि इन क्लासेस में क्या होने वाला है, उसके बाद में हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, नई बात क्या है, आप चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हरियाणा के टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेखपाल, ग्राम सेवक, पटवारी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, कुछ बातें पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए। पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए। कौन कौन सी बातें साथियों? एक, ये एडिशनल है, अतिरिक्त है। अतिरिक्त होने का मतलब आपको पहले से ऐप में रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध करवा दी गई है साथियों। आपको वो क्लासेस पढ़नी है और फिर ये लाइव क्लास जो लाए हैं, लाइव जो ऑनलाइन क्लास जो लाए हैं, वो आपके लिए एडिशनल है, पहली बात। दूसरी बात साथियों, ये स्पेशल क्लास है। बेसिक से पढ़ाएंगे। मनीषा जी चिंता मत कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, अच्छा पढ़ाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। बेसिक से पढ़ाएंगे, इसकी परवाह मत कीजिएगा। यस, यूपी टेट हो, चाहे आर टेट हो, चाहे हरियाणा का टेट हो, चाहे पंजाब का टेट हो, चाहे यूएसए का टेट हो, यूएसए का टेट हो, उसको भी कवर करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूपी का एसआई सुबह के लिए लाइव है, ये पहले से आपको मालूम होना चाहिए साथियों। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, ये स्पेशल क्लास है। स्पेशल कैसे है उसको जरा सुनिए। स्पेशल इस तरह से है साथियों, दो फायदे हैं इस क्लास को अटेंड करने के। पहला फायदा, इस क्लास में निरंतर आपसे संवाद होगा। आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लिया जाएगा। टेक्निकल स्तर पे जो प्रश्न है उनको टेक्निकल टीम हमारी देख रही है, और साथ ही साथ जो आपके टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी लिया जाएगा साथियों, और उनका जवाब दिया जाएगा। इसलिए ये स्पेशल, हाँ लिखवाएंगे, लिखवाएंगे 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 लिखवाएंगे, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, लिखवाएंगे मेरे दोस्तों। दूसरी बात, इसके अंतर्गत प्रीवियस जो पेपर है, जो पुराने पेपर, चाहे पटवारी के हो, चाहे हरियाणा के टेट में आए हो, चाहे यूपी के टेट में आए हो, चाहे एमपी के टेट में आए हो, चाहे लेखपाल में आए हो, चाहे एसएससी में आए हो, चाहे जेल प्रहरी में आए हो, सारे पुराने पेपर्स को भी हम लोग लेंगे। ठीक, पुराने पेपर्स भी लेंगे साथियों। इसके अलावा फोर्थ कमिंग एग्जाम्स, आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्या प्रश्न हो सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए वन रक्षक के लिए भी, ऑब्वियसली वन रक्षक के लिए भी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, पहले 5 दिन, सप्ताह के पहले 5 दिन आप लोगों से निरंतर लाइव होना है साथियों। वक्त यही रहेगा, 5:30 से 6:30 बजे 1 घंटे आपसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। आपके सारे प्रश्न, अच्छे से अच्छे प्रश्न दीजिएगा, सारे प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा साथियों। दूसरी बात, स्पेशल इस क्लास में और क्या है, ये करंट बेस्ड क्लास है साथियों। अर्थात ऑफलाइन क्लासेस में कई बार हम लोग एक पीरियड में विभाजित रहते हैं, हमारी एक सीमा रहती है, उससे बाहर जाकर नहीं बात कर पाते। लेकिन साथियों, इस लाइव ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि जो भी नए मुद्दे आ रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस को लेकर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में इंदु मल्होत्रा जो जज रही उनका रिटायरमेंट को लेकर हो, चाहे राज्यसभा के नए सदस्यों के मनोनयन को लेकर हो, चाहे महाराष्ट्र में जो इश्यू उठा है उसको लेकर हो, चाहे संसद में नया कोई बिल लाया जा रहा है, नया कोई कानून लाया जा रहा है, उसके बारे में जो भी नई बातें हैं साथियों, आप लोगों से इस बारे में बातचीत करनी है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स इसमें हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ आने वाले एग्जाम्स में कैसे प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। करंट बेस्ड क्लास रहेगी, आपके प्रश्नों का समाधान होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्नों का समाधान होगा साथियों। तो आज हमको यस 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 लिखवाएंगे, ऑब्वियसली जैसा आप कहेंगे वैसा, पर प्रश्न अच्छा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न, आप सबके कमेंट दिख रहे हैं, चिंता मत कीजिए तिलकराम जी, मुझे कमेंट दिख रहे हैं। प्रश्न का लेवल होना चाहिए, प्रश्न अच्छा होना चाहिए, और इन क्लासेस को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए जरूरी ये है
कि आपको ऐप में जो लाइब्रेरी में जो रिकॉर्डेड क्लासेस पहले से उपलब्ध है साथियों, पहले वो पढ़ लीजिए, पहले वो देख लीजिएगा। फिर ये जो क्लास है, ये क्लास तो एडिशनल है, ये स्पेशल है। यानी खाना खाने के बाद में जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, खाना खाने के बाद में जब हम लोग डेजर्ट के रूप में जो मिठाई लेते हैं साथियों, वो क्लास इस तरह से है। तो मेरे हिसाब से मेरे साथी लोग, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आपके वीडियोस रिकॉर्डेड जो लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इसके बाद में इन क्लासेस को देखेंगे तो और आनंद आने वाला है, क्योंकि ये एडिशनल है और ये स्पेशल क्लास है। सबके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रश्नों को हम लोग लेंगे, अच्छे प्रश्नों को लेंगे, एक एक प्रश्न का समाधान किया जाएगा। पूरा सिलेबस, अच्छा सिलेबस के बारे में मित्र लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या बात है, सोनित जी कह रहे हैं कि मेरे 10 प्रश्न थे, 10 में से 9 सही हो गए, बहुत अच्छी बात है। सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं साथियों। मैं बता देता हूं कि जो मित्र यूपी के हैं, चाहे एमपी के हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं और इवन राजस्थान के हैं, वो सारे मित्र इस बात को पहले दिन से ही सुन ले। कौन सी बात साथियों? बात यह है कि हमने पहले मिलकर कॉमन सिलेबस बनाया है। हमने आर टेट का सिलेबस रखा, हमने यूपी टेट का रखा सिलेबस, हमने हरियाणा टेट का सिलेबस रखा, पटवारी का रखा, ग्राम सेवक का रखा, जेल प्रहरी का सिलेबस रखा और इसके बाद में इसको एक कॉमन सिलेबस बनाया और उस कॉमन सिलेबस के अनुसार पढ़ने वाले। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले से बता देता हूं, क्योंकि आपकी जो शिकायत है, ग्रुप डी रेलवे सब कवर होगा। पटवारी के लिए भी है, ग्राम सेवक के लिए भी है, जेल प्रहरी के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, आर टेट के लिए भी है, जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस भी कवर होगा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों ध्यान रखिए, ये कॉमन सिलेबस है। हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक आपके पर्टिकुलर कोर्स में नहीं हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने कॉमन सिलेबस तैयार किया। हमारे दिमाग में अब कोई पर्टिकुलर राजस्थान नहीं है, हमारे दिमाग में कोई पर्टिकुलर हरियाणा नहीं है, हमारे दिमाग में पूरा हिंदुस्तान है। तो पूरी रिक्रूटमेंट एजेंसीज का सारा सिलेबस टेबल पर रखकर एक कॉमन सिलेबस बना दिया है साथियों। मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप जुड़े रहिएगा साथ में और संवाद करते रहिएगा। संवाद जरूरी है और संवाद करने के लिए अच्छे प्रश्न चाहिए, अच्छे प्रश्नों को पिक करेंगे साथियों। तो स्वागत, स्टार्ट करें। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज बताइए। आज साथियों मेरे हिसाब से आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्राम सेवक या चाहे टैट की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। साथियों आज जो मैं आपसे 40-45 मिनट जो चर्चा करने वाला हूं, 1 घंटे चर्चा करने वाला हूं, आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संविधान क्या है। तो पहला टॉपिक आज का अपना है संविधान क्या है। संविधान क्या है साथियों? तो संविधान के संदर्भ में आज हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक मित्र मेरी बात सुन ले, सारे मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर दिन की घटना जो पॉलिटी से जुड़ी हुई है और अगर टॉपिक वो चल रहा है तो साथियों उसको छोड़ेंगे नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आज भारत की राज व्यवस्था में कोई ऐसी घटना घटित हुई है और जो हमारे टॉपिक जो चल रहा है उससे संबंधित है, तो वो जरूर हम उस पर बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि करंट देना जरूरी है। इसमें करंट भी जोड़ने वाले हैं हम साथियों। तो संविधान का अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो मित्र पहली बार मुझसे रूबरू हो रहे हैं, उन लोगों के लिए 3-4 नई बातें हैं साथियों। संविधान की अवधारणा जानने से पहले हम जानेंगे राज्य क्या होता है। यहां से अपनी बात को साथियों प्रारंभ करेंगे ताकि जो नए मित्र हैं उनको भी समझ में आ सके। संविधान का परिचय ही विषय पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए साथियों, आपने प्रश्न पूछा सिलेबस कितने दिन में पूरा होगा। कौन सा सिलेबस? सिलेबस तो कॉमन है, पर्टिकुलर किसी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का सिलेबस नहीं है, मैं पहले से बता देता हूं। इसलिए आप इस तरह का प्रश्न पूछना ही मत। कॉमन सिलेबस है। हमको पूरी उम्मीद है साथियों कि जिस तरह के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने उन्हीं विद्यार्थियों को जोड़ा है। मैंने जैसा बोल दिया है, ग्राम सेवक, पटवारी, टेट, एसएससी, इस तरह के विद्यार्थियों को इसमें जोड़ा है। साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूं,
कॉमन सिलेबस है, हमको आइडिया है कि हम 70 घंटे में इसको पूरा कर लेंगे। 70 घंटे, जूनियर अकाउंटेंट मेरे मित्र जो हैं, आप जरा सोचिए 60-70 घंटे ऑनलाइन लाइव क्लास देखने वाले हैं, जिसमें आपके प्रश्नों का समाधान होगा, आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है उसका समाधान होगा। साथियों, अगर आप आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो 60-70 घंटे आपको ये बातें पढ़ाए जाने वाले हैं। सिलेबस इसलिए नहीं है क्योंकि कॉमन सिलेबस है, हमने एक सिलेबस बना लिया है, सारी भर्ती अभिकरणों का एक सिलेबस बनाकर कॉमन सिलेबस आपके सामने रख दिया है। इसलिए अब इस तरह का प्रश्न नहीं पूछेंगे आप। मेरी बात को आप लोग समझ गए? आए क्या हम लोग? जी, प्रमोद जी ने थैंक यू भी दे दिया है कि उनको समझ में आ गया। ओके साथियों, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। राज्य, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका राज्य कौन सा है साथियों, तो आप जवाब देते हैं हम यूपी से हैं, हम एमपी से हैं, हम छत्तीसगढ़ से हैं, हम हरियाणा से हैं, हम बिहार से हैं, ऐसे जवाब देते हैं। साथियों, पॉलिटी में, राज व्यवस्था में ये जवाब ठीक नहीं है। पॉलिटी में राज्य शब्द का प्रयोग देश के लिए किया जाता है, राष्ट्र के लिए किया जाता है। हालांकि राष्ट्र और देश अलग होता है। पॉलिटी में जब देश और राष्ट्र शब्द का प्रयोग करना है तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों? राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे। राज व्यवस्था हो, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे विधि हो, ऐसे विषय में राज्य का मतलब देश ही होता है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राज्य वह है जिसमें 4 बातें हो साथियों। नंबर 1 जनसंख्या, पॉपुलेशन। नंबर 2 भूभाग। ये देखिए, एक बात मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। आज 1 घंटा जो हमको आपके साथ विचार विमर्श करना है, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक मित्र कह रहे हैं सर जी संविधान सभा के पहले अधिवेशन, अरे मेरे भाई क्यों जा रहे हैं उस पर? संविधान सभा पर चर्चा करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे, टॉपिक आएगा, और जब राजस्थान के जो लोग हैं उनको अलग से बताएंगे कि राजस्थान का संविधान सभा में क्या भूमिका थी। आप देखिएगा, हम कॉमन सिलेबस पर बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखें। निश्चित भूभाग दूसरा तत्व है साथियों। तीसरा है संप्रभुता यानी सॉवरेंटी, और राज्य के लिए चौथा जो तत्व है वह है सरकार। साथियों, हमेशा ध्यान रखें मित्रों, आप हम इस बात को समझिएगा, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे कि राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्वों में से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो एक तो जनसंख्या यानी लोग, दूसरा भूभाग, निश्चित भूभाग, कोई क्षेत्र होना चाहिए, तीसरा साथियों संप्रभुता। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि ये संप्रभुता क्या है, आपका मन में प्रश्न आना चाहिए संप्रभुता के बारे में। साथियों, संप्रभुता का मतलब है निर्णय लेने की क्षमता। यदि कोई देश, उसके अंदर क्या होगा और उसके बाहर क्या होगा, इसका निर्धारण वो स्वयं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम क्या कहेंगे? वो संप्रभु है। राज्य के लिए, देश के लिए सबसे अनिवार्य जो तत्व है साथियों, वह है संप्रभुता। अंग्रेजी में इसे सॉवरेंटी कहते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चौथा जो अनिवार्य तत्व है साथियों, वो है सरकार यानी गवर्नमेंट। आपका जो सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंतर्गत ही हमने को पढ़ना है। राज्य के लिए ये 4 आवश्यक तत्व होते हैं, 4 इन तत्वों से मिलकर ही राज्य बनता है। साथियों, क्लास का टाइम चेंज कीजिए, ये सब पॉसिबल नहीं है साथियों। एक बात को ध्यान रखिएगा, आपसे 2 प्रकार के प्रश्न यहां पर आ सकते हैं। एक पहला प्रकार का प्रश्न होगा, इनमें से राज्य का कौन सा तत्व नहीं है, तो चारों तत्वों को आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आ सकता है, अच्छा प्रश्न, इनमें से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप याद रखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता के बिना किसी राज्य की हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब भारत में क्या होगा भारत खुद तय करता है। भारत किस राष्ट्र के साथ कैसे संबंध रखेगा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य होगा नहीं होगा, इसका निर्धारण भारत खुद करता है। इसलिए भारत क्या है साथियों? संप्रभु है। याद रहेगा एक बात। दूसरी बात साथियों, 2 प्रश्न तो मैंने आपके सामने रख दिए, एक राज्य का कौन सा तत्व है नहीं है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। भारत के संविधान की जब प्रस्तावना पर जब चर्चा करेंगे साथियों, तो आपके सामने ये बात रखी जाएगी। कौन सी बात? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो संप्रभुता जो शब्द है साथियों,
वो शब्द आपको संविधान की प्रस्तावना में भी दिखाई देता है। राज्य का एक अनिवार्य तत्व के रूप में संप्रभुता एक शब्द है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक बात और, आज चूंकि अपनी पहली क्लास है इसलिए मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। ये जो मित्र लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर क्या है, प्रस्तावना के संदर्भ में जैसे प्रश्न पूछा किसी मित्र ने कुछ और ऐसा प्रश्न पूछ लिया, मैं एक साथियों आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, ऐसे प्रश्नों का कोई आपको जवाब नहीं देगा। आपका टॉपिक आपके थंबनेल पर देख लीजिएगा, टॉपिक लगा हुआ है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछें। संजीव जी, बात समझ में आ गई? गुरुजी आपकी भाषा शैली बहुत सुंदर है, थैंक यू वेरी मच। आप देखिए, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं साथियों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक, पटवारी, लेखपाल, एसएससी, टेट, इतना विश्वास दिला सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़े, संवाद बड़ा पॉजिटिव रहा, सकारात्मक रहा, तो बहुत आनंद आने वाला है पॉलिटी में खासकर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा साथियों। राज्य के तत्व हो गए पूरे। अब प्रश्न है सरकार क्या, ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो सुनिए, सरकार क्या है, इसका जवाब देने के लिए साथियों मुझे पहले आपको एक नई चीज बतानी पड़ेगी। और वो नई चीज क्या है साथियों? नई चीज है कि राज्य के जो 4 अनिवार्य तत्व हमने देखे, तो पहला प्रश्न है कि हमने राज्य की स्थापना की क्यों। पहले जब इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में, जब समाज में मानव सभ्यता का जब अस्तित्व हुआ, तो साथियों उस समय बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। इसे हम लोग कहते हैं मत्स्य न्याय। इसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं कबीला संस्कृति। जो ताकतवर होता वो कमजोर लोगों का शोषण करता था। ऐसी स्थिति में सब लोगों ने मिलकर राज्य की स्थापना की ताकि व्यवस्था बनाई रखे जा सके। ये जो राज्य है ये लोगों के कल्याण का काम करना चाहता है। राज्य जो है उसका काम करने वाली जो संस्था है उसका नाम है साथियों सरकार। तो दूसरा प्रश्न सरकार क्या है, तो अब आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा साथियों, यहां से लिखना शुरू कीजिएगा। प्रश्न मत पूछिए फिलहाल, प्रश्न इसलिए नहीं पूछना साथियों क्योंकि ये मत पूछिए कि सर ये पटवारी में है कि नहीं है, ये ग्राम सेवक में है कि नहीं है। अरे ये तो टॉपिक ऐसा है जो साथियों आईएएस से लगाकर ग्राम सेवक तक की क्लासेस जब होती है तब हम लोग पढ़ाते हैं। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, इसको बात ध्यान रखिए। अब आप लिखना शुरू कर दीजिए, सरकार क्या है, लिखिए। मैं बोल भी रहा हूं और मैं लिख भी रहा हूं। अपनी पेन, अपनी कलम, अपनी डायरी पास रखिएगा साथियों। जवाब लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। लिखिएगा, सरकार राज्य का एक उपकरण है। सरकार राज्य का एक उपकरण है। जितना समझेंगे उतना आपको फायदा होगा साथियों आगे आने वाली क्लासेस में। सरकार राज्य का एक उपकरण है। कैसा उपकरण है, कैसा टूल है, कैसा साधन है? सरकार के माध्यम से या सरकार के द्वारा राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। साथियों हमारे देश में जैसे मोदी जी की सरकार है तो मोदी सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। भारत एक राज्य है लेकिन भारत दिखाई नहीं देता है। हमको दिखाई कौन देता है? हमको दिखाई सरकार देती है। राज्य एक अमूर्त संस्था है, दिखाई देने वाली संस्था जो है साथियों वो सरकार है। आपके कोर्स में है सरकार। आपके कोर्स में क्या है साथियों? सरकार है। हमको सरकार पढ़नी है। तो सरकार क्या है? सरकार राज्य का एक उपकरण है। सरकार के द्वारा राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। अब सरकार जो कुछ भी कार्य करती है राज्य के नाम पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरकार जो कुछ भी कार्य करती है राज्य के नाम पर, उन कामों को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं साथियों। ये एक ट्रेडिशनल चार्ट है, ट्रेडिशनल डायग्राम है। अगर आपको ये ढंग से समझ में आ गया साथियों तो मुझे लगता नहीं है कि आगे कोई प्रॉब्लम होगी। अरे संवैधानिक इतिहास भी पढ़ेंगे, संविधान सभा भी पढ़ेंगे,
मौलिक अधिकार भी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। फिलहाल सरकार का एक अंग होता है जो ये तय करता है कि किसी भी देश में क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरकार का एक अंग होता है जो ये तय करता है कि किसी भी देश में क्या होना चाहिए। सरकार का वह अंग जो किसी भी देश में क्या होगा उसका निर्धारण करता है, उसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों? व्यवस्थापिका कहते हैं। अलग अलग देशों में इसका अलग नाम है। इंग्लैंड में इसी व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में इसी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, भारत में हम इसे संसद कहते हैं, कहीं पर इसे डाइट कहते हैं, कहीं पर इसे ड्यूमा कहते हैं, कहीं पर इसे राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, कहीं पर इसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, कहीं पर इसे मजलिस कहा जाता है। ठीक है, काम क्या है? व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो ये तय करेगी किसी भी देश में क्या होना चाहिए। राइट? इसी व्यवस्थापिका को भारत में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद पढ़ेंगे। सरकार का वह अंग जो ये तय करता है कैसे होना चाहिए, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों? कार्यपालिका कहते हैं। तो व्यवस्थापिका ने तो तय किया, कार्यपालिका ने उसे करने का काम किया। व्यवस्थापिका को भारत में हम सेंट्रल लेवल पर संसद कहते हैं और स्टेट लेवल पर और कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आता है। तो चिंता मत कीजिए, ग्रुप डी भी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। साथियों, सरकार का एक तीसरा अंग जो इन दोनों अंगों पर मॉनिटरिंग यानी निगरानी रखने का काम करता है, वो तीसरा अंग जो है क्या कहलाता है? न्यायपालिका। अब मेरे ऐसे मित्र जो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि फला टॉपिक पढ़ाएंगे क्या, फला टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे क्या, सबका जवाब क्या जवाब है साथियों? हम ये पढ़ेंगे। आप लोगों से जो लाइव बातचीत जो करनी है साथियों, इसमें हम व्यवस्थापिका पढ़ेंगे अर्थात संसद पढ़ेंगे। स्टेट लेवल की व्यवस्थापिका में हम लोग राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों पढ़ेंगे। फिर हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, सेंट्रल लेवल पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे। स्टेट लेवल की कार्यपालिका में हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे और महाधिवक्ता पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर न्यायपालिका, तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको अब इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। राइट साथियों? अब देखिए, अब मैंने आपको कहा कि करंट, ये जो लाइव क्लास है इसकी खास विशेषता क्या है कि इसको करंट से जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। ये जो लाइव क्लास है इसकी खास विशेषता क्या है? इसमें आपके साथ संवाद करेंगे, आप प्रश्न पूछेगा और मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी जो पेपर्स है साथियों, आप लोगों से इस संदर्भ में बातचीत की जाएगी और फोर्थ कमिंग एग्जाम्स आगे क्या आ सकता है उस पर भी बात करेंगे। करंट कैसे पढ़ेंगे, करंट को जोड़ जोड़ के कैसे पढ़ेंगे, बात करता हूं साथियों। ये जो व्यवस्थापिका है, ये व्यवस्थापिका क्या करती है? देश में क्या होना चाहिए। तो व्यवस्थापिका इसके लिए क्या बनाती है साथियों? कानून बनाती है। अभी मैं लिखवाऊंगा ये बात, अभी मैं लिखवाऊंगा। व्यवस्थापिका क्या बनाती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका उन कानूनों को साथियों क्या करती है? लागू करने का काम करती है, लागू करना। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करेगी। न्यायपालिका साथियों, न्यायपालिका इन दोनों पर निगरानी रखने का काम करती है। न्यायपालिका इन दोनों पर निगरानी रखने का काम करती है। आपके प्रश्न मुझे दिख रहे हैं, एक एक प्रश्न का जवाब देंगे साथियों। ये तो मैंने समझाया है, अब आप कुछ बातें लिखिएगा। लिखिएगा साथियों। व्यवस्थापिका, जैसा कह रहा हूं एक एक लाइन में लिखते रहिएगा, क्योंकि पहले से आपको कह रखा है कि आप कलम लेकर बैठिएगा, डायरी लेकर बैठिएगा,
मजा आ जाएगा आपको। और मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका साथ ढंग से रहा, नए नए टॉपिक आप रखते रहे, और नया टॉपिक कैसे रखोगे, जो टॉपिक चल रहा है उसके साथ में रखोगे, ठीक है। तो व्यवस्थापिका में डैश करके लिखिए, इसका मुख्य कार्य, ऐसा लिख दीजिएगा। सरकार शब्द किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है, सरकार किसी अनुच्छेद में नहीं है। व्यवस्थापिका लिखिए, इसका मुख्य कार्य, जानबूझ के लिखवा रहा हूं मुख्य, क्योंकि और भी काम करती है। इसका मुख्य कार्य विधि निर्माण है, विधि निर्माण है। इसका मुख्य कार्य विधि निर्माण है। लिखा आप लोगों ने? यस, ये लिखते रहना है। अभी मैं बताऊंगा करंट कहां पर है, फिर आपको करंट लगेगा, बात करेंगे। कार्यपालिका नंबर 2 लिखिए, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करेगी साथियों? व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करना, उन कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का काम है। तो लिख दीजिएगा, कार्यपालिका के आगे डैश करके लिखिए, व्यवस्थापिका द्वारा, लिखिए लिखिए, सोच क्या रहे हैं, अरे लिख दीजिए लिख दीजिए भाई। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, ये कार्यपालिका का काम है, ठीक है। लगभग 50-60 घंटे आप लोगों से बातचीत करना है, अंकित जी रहना, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। कार्यपालिका में क्या लिखा? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, लिख दिया। अब आया करंट, अब आपको भी करंट आएगा और टॉपिक में भी करंट आएगा। कैसे आएगा उस पर बात जरा देखिएगा। न्यायपालिका, साथियों मैं अभी आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना। अभी मालूम पड़ जाएगा कि आपने रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं कितनी ढंग से देखी है, या फिर कितने आप अपडेट हैं, कितना न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में क्या नई नई बातें हो रही है, अभी मालूम पड़ जाएगा, देख लीजिएगा। न्यायपालिका, न्यायपालिका साथियों 2 काम करती है। न्यायपालिका की दोहरी भूमिका है, 2 काम करती है। क्या क्या? न्यायपालिका पहले तो ये देखेगी, न्यायपालिका पहले तो ये देखेगी, क्या देखेगी? व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है वो कानून सही है या नहीं है। निमेश जी ने जवाब दे दिया, कानूनों की जांच करना। यस, न्यायपालिका की दोहरी भूमिका, सबसे पहले क्या ये देखेगी कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया वो कानून सही है या नहीं है। मेरे 2 प्रश्न, 2 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए, मान जाऊंगा साथियों। पहला प्रश्न, न्यायपालिका जब ये देखती है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए वो कानून सही है या नहीं है, तो मेरा पहला प्रश्न, न्यायपालिका के इस पावर को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका के इस पावर को क्या कहा जाता है साथियों? इसका जवाब दीजिए, मान जाएंगे कि आपकी सही ढंग से तैयारी चल रही है। न्यायपालिका के इस पावर को क्या कहा जाता है? बताइएगा जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके प्रश्न के जवाब। जो प्रश्न पूछा है उसका मैं इंतजार कर रहा हूं साथियों, जवाब दीजिएगा। एक्सप्लेन करेंगे, लिखवाएंगे, उदाहरण देंगे, करंट बताएंगे आपको साथियों, एकदम करंट लगाएंगे आपको, चिंता मत कीजिएगा। इससे क्या कहा जाता है? हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। क्या बात है, एक मित्र ने जवाब दे दिया साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्यायपालिका पहला काम क्या करती है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना, बनाए गए कानून की जांच करना, कानून की जांच करना, बहुत बढ़िया। मेरा प्रश्न था इसे क्या कहा जाता है? मेरा प्रश्न था इसे क्या कहा जाता है? बहुत सारे मित्रों ने जवाब दे दिया, डूंगर जी ने जवाब दे दिया, ममता ने जवाब दे दिया, मोहित ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। इसे न्यायपालिका की कौन सी शक्ति कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरावलोकन।
अब मैंने कहा आपको करंट दिया जाएगा। कैसे? जरा सुनिएगा विक्रम जी, एकदम सही है आप। न्यायपालिका की दोहरी भूमिका, पहली भूमिका में वो देखती है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया वो कानून सही है या नहीं है। संविधान की व्याख्या करना, ऐसा मोनू जी कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। रामलाल जी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। असु भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मनोज कुमार कह रहे हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सही बात है, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन। साथियों मुझे बताइए, अभी हाल ही में कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसके अंतर्गत न्यायपालिका ने व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी कानून की समीक्षा की है। मुझे एग्जाम्पल चाहिए, क्योंकि पॉलिटी की इस क्लास में, जो स्पेशल क्लास है, एडिशनल क्लास है, जो लाइव क्लास है, इसकी यही विशेषता है साथियों कि इस पर हम करंट की चर्चा करेंगे। तो देव कह रहे हैं कि करंट दे दो गुरु अब तो करंट आ रहा है, करंट आ रहा है साथियों। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और उसके बढ़िया एग्जाम्पल कृषि कानून। साथियों भारत की संसद ने, बहुत ध्यान से सुनिए, भारत की संसद ने 3 कृषि कानून बनाए हैं। वे कृषि कानून भारत के संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसे लेकर लोगों ने कोर्ट में इसे चैलेंज किया। और साथियों अगर आपको याद है तो सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। रवि बैरागी जी कृषि बिल मत बोलिए, अब कृषि कानून बोलिए, जैसे हमारे कुलदीप सिंह जी बानसूर वाले कह रहे हैं। यस, कृषि कानून सही शब्द है, क्योंकि बिल नहीं है, राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होते ही वो कानून बन गया। तो कृषि कानून की समीक्षा की जा रही है कि वह कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है साथियों। अब चूंकि करंट है, नए सिरे से क्लास है, एडिशनल क्लास है, स्पेशल क्लास है, तो मैं आपको 2 बातें यहां पर और बता देता हूं। कृषि कानून सही है या गलत है उस पर अपने को बात नहीं करनी है, अपने को संविधान की बात करनी है। साथियों कृषि कानून को न्यायपालिका में चैलेंज किया, इसे तो हमने जुडिशियल रिव्यू का। अब जिन्होंने चैलेंज किया वो ये कह रहे हैं कि कृषि राज्य सूची का विषय है, संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने चैलेंज कर दिया। आपको मैंने क्या कहा, किसी भी कानून की समीक्षा संविधान के अनुसार करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो साथियों जो चैलेंज करने वाले हैं वो कह रहे हैं ये संविधान के खिलाफ में है, क्योंकि कृषि क्या है, राज्य सूची का विषय है। और साथियों भारत सरकार क्या कह रही है, भारत सरकार कह रही है, आपको आगे बताया जाएगा साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 नीति निर्देशक तत्वों में हम आपको बताएंगे साथियों। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, राज्य कृषि व्यवस्था में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। याद आया, नीति निर्देशक तत्व आगे पढ़ेंगे। राज्य कृषि व्यवस्था में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। साथियों भारत सरकार कह रही है हम तो कृषि में सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 48 हमें यह कहता है कि राज्य कृषि में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। तो भारत सरकार ये कह रही है, जो चैलेंज करने वाले वो कह रहे हैं कि ये राज्य सूची का विषय है, आपने कानून कैसे बना दिया। न्यायपालिका की इसी पावर को क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या बात समझ में आई साथियों? तो मैं यही चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा ये बातें समझ में आए। ये करंट है, ये आपके सारे प्रश्न मुझे दिख रहे हैं, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। बना सही कह रहे हैं, अनुच्छेद 48 वेरी नाइस, एक एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन का दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिएगा, आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये करंट कैसे देना है आपको और आप कैसे करंट से जुड़ेंगे ये देखिएगा जरूर। साथियों भारत के संविधान में जो संशोधन हुए हैं अब तक उनकी संख्या है 104। ठीक है, वर्ष 2018 में एक संशोधन हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए, करंट की बात कर रहे हैं, नए सिरे से बात कर रहे हैं, बड़ा आनंद आने वाला है, आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का। वर्ष 2018 में एक संविधान में संशोधन क्या हुआ, 102वां संविधान संशोधन। ठीक है साथियों, इस 102वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, इस 102वें संविधान संशोधन के द्वारा साथियों भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? एक जोड़ा गया अनुच्छेद 338 बी
कौन सा जोड़ा गया बेटा? 338 बी, और एक जोड़ा गया अनुच्छेद 342 ए। 342 ए, देखिए एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा साथियों। 102वां संविधान संशोधन वर्ष 2018 में किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने हेतु संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया 338 बी। तो मैं लिख दूं यहां पर, क्या लिखूं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ऐसे ही तो प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ये तो हो गया 338 बी। अब आते हैं 342 ए में। साथियों, इसी संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 342 ए, और ये 342 ए क्या कहता है साथियों? 342 ए ये कहता है कि किसी भी राज्य में किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल जो है राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा किया जाएगा। मेरे राजस्थान के ऐसे मित्र जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है, राजस्थान के जो मित्र हैं ध्यान से सुन लीजिए। अब आरटेट तो है नहीं, रीट वाला सिस्टम आ गया है। तो रीट में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संदर्भ में अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। अब किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने के संदर्भ में भी अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 ए में लिखा हुआ है साथियों। एकदम सूरज जी आपने सही कहा है कि राष्ट्रपति को पावर दे दिया गया है। यस मेरे दोस्तों, एकदम सही कह रहे हैं। किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने के संदर्भ में अधिसूचना जारी करने का पावर किसको दे दिया? राष्ट्रपति को दे दिया। खत्म बात। अब क्या हुआ साथियों? मराठाओं के आरक्षण के संदर्भ में एक मामला पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। करंट, ध्यान से सुनिएगा, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मराठा आरक्षण के संदर्भ में विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 102वें संविधान संशोधन को भी कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस पावर को हम क्या कहते हैं साथियों? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन, इसे क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं साथियों। न्यायालय के द्वारा संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। क्या मेरी बात को आप लोग समझे? पुष्पक कुमार क्या कह रहे हैं? सर एक बार और समझाओ थोड़ा सा। ठीक है साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, वर्ष 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा दो नए अनुच्छेद जोड़े गए, 338 बी और 342 ए। 338 बी के द्वारा संविधान में एक आयोग का उल्लेख किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक साथियों, और एक अनुच्छेद जोड़ा गया 342 ए। अनुच्छेद 342 ए क्या कह रहा है? किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के संदर्भ में अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे। इस बात को अब कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि ये संविधान संशोधन जो है वो सही नहीं है, ये राज्य के पावर को कम करता है। तो अब कुछ समझ में आया? शिवम जी अभी भी समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं वापस समझा देता हूं। न्यायिक पुनरावलोकन साथियों, न्यायपालिका द्वारा, बहुत ध्यान से सुनिए, न्यायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी कानून की समीक्षा संविधान के आधार पर करना। किसी कानून की समीक्षा संविधान के आधार पर करना।
संविधान के आधार पर करना क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। अब समझ में आया क्या? यस, रामपाल जी कह रहे हैं अब समझ में आ गया है, आप तो आगे बढ़िएगा। ठीक है साथियों। कविता जी अभी भी कह रही है कि दोबारा बताइए। मैं ये कह रहा हूं संसद का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है उस कानून की समीक्षा करना। किसके आधार पर करना? संविधान के आधार पर करना। न्यायपालिका जब किसी कानून की समीक्षा संविधान के आधार पर करती है तो उसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। मनु राजपूत जी कह रहे हैं अब मुझे समझ में आ गया। तो साथियों 102वें संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया और न्यायपालिका ने इस कानून की समीक्षा की। यह है न्यायिक पुनरावलोकन का एग्जाम्पल। हेमराज जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आर्टिकल 340 में भी ओबीसी के लिए पहचान के लिए आयोग है। हेमराज जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ऐसे प्रश्नों का स्वागत है मेरे साथियों। हेमराज जी ने जो प्रश्न पूछा है बड़ा जबरदस्त प्रश्न पूछा है। देखिए मैंने आपको कहा कि 102वें संविधान संशोधन के द्वारा, हेमराज जी आपका प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। ठीक है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब हेमराज जी ने प्रश्न पूछा कि सर अनुच्छेद 340 में भी तो आयोग है, तो हेमराज जी और सारे मित्र, समीक्षा करना मतलब जांच करना, शुभम जी समीक्षा करना मतलब जांच करना, हेमराज जी सहित सारे मित्र बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रश्न बड़ा अच्छा है इसलिए मैंने हाथों हाथ ले लिया। साथियों अनुच्छेद 340 में कहीं पर भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसा शब्द लिखा हुआ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसा शब्द लिखा हुआ नहीं है, जबकि यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा। हेमराज जी सभी साथी, दूसरी बात अनुच्छेद 340 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 340 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति समाज में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पता लगाने हेतु संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के अंदर अंदर एक आयोग का गठन करेंगे। ये आयोग जो बनता है साथियों, वो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पता लगाने के लिए है, परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये जो आयोग है ये परमानेंट आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये परमानेंट नहीं है। और आप देखिए हेमराज जी सहित सारे मित्र, 1950 में संविधान लागू हुआ, अभी 2021 चल रहे हैं साथियों, 71 साल हो गए हैं। 71 साल में इस अनुच्छेद के आधार पर अब तक 2 आयोग बने हैं, एक काका कालेलकर आयोग और दूसरा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही लिखा हुआ है। जबकि साथियों ये एक परमानेंट आयोग है। कितना बढ़िया प्रश्न आएगा साथियों, ऐसे ही तो प्रश्न आएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का उल्लेख है और वहां विकल्प आएगा 340, एक ऑप्शन आएगा 338 बी। कई सारे विद्यार्थी 340 लिख सकते हैं साथियों, अनुच्छेद 340 नहीं लिखना है। अनुच्छेद 340 में तो कहीं पर भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसा शब्द लिखा हुआ ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है? सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। और यहां क्या लिखा हुआ है? एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने रोक कर आपको साथियों बताया। ये बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिछड़े वर्ग में कौन आते हैं, आगे जब आरक्षण की बात जब करेंगे साथियों तब बताया जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ठीक साथियों, मैंने कहा न्यायपालिका दूसरा काम भी करती है। न्यायपालिका 2 काम करती है ना, तो दूसरा काम क्या करती है? न्यायपालिका दूसरा काम, व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को कार्यपालिका सही ढंग से लागू कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना भी न्यायपालिका का काम है। तो लिख दीजिएगा। चंदू जी कह रहे 1953-1979 कालेलकर कमीशन और मंडल आयोग एकदम सही है। 340 पिछड़े वर्ग आयोग
का उल्लेख नहीं है। एकदम बात सही है, वेरी नाइस। अब देखें, आप आगे बढ़े, न्यायपालिका का दूसरा कार्य लिखिए साथियों, लिखिए व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू कर रही है या नहीं, ये देखना न्यायपालिका का दूसरा काम है साथियों। दूसरा काम है न्यायपालिका का, दूसरा काम है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का कार्यपालिका लागू कर रही है कि कानूनों का क्रियान्वयन, कानूनों को कार्यपालिका लागू कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना न्यायपालिका का दूसरा काम है साथियों। लागू कर रही है, बहुत अच्छी बात है, और लागू नहीं कर रही है तो लागू करने का क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है। ठीक है, CR कुमार साहब क्या कह रहे हैं, 340 से 338 बना है क्या सर? अरे नहीं भाई, 338 अलग है, 338 SC कमीशन है, 338 A ST कमीशन है, 338 B जो है पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो 338 A क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं अभी ST कमीशन के बारे में, जब टॉपिक आएगा तब उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो संजय कुमार जी, सर दोनों आयोग लिखवा दो। संजय कुमार जी, हम आरक्षण जैसा विषय मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पढ़ेंगे, उस समय आपको लिखवाऊंगा। चूंकि प्रश्न पूछ लिया है इसलिए मैंने जवाब दिया है। नौरत जी, आरक्षण सरकार हटा सकती है क्या? आरक्षण विषय आया नहीं है, आएगा तब बात करेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका का दूसरा काम क्या है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू कर रही है या नहीं कर रही है, इसे देखना न्यायपालिका का दूसरा काम है। अगर लागू नहीं कर रही है तो लागू करने का क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है न्यायपालिका। अब साथियों, प्रश्न फिर वापस वही, अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा, सर न्यायिक समीक्षा में समीक्षा शब्द क्या है? समीक्षा का मतलब साथियों जांच करना है। संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून की जांच न्यायपालिका करती है। किस आधार पर करती है बताओ? आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं आपके प्रश्न का, मेरा जो प्रश्न है उसका आंसर का इंतजार कर रहा हूं। न्यायपालिका जब संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून की समीक्षा करती है तो मेरा प्रश्न है किस आधार पर समीक्षा करती है? ऐसा कौन सा मापदंड है जिसके आधार पर तोलकर वो कहती है ये गलत है या सही है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। न्यायपालिका किसी भी कानून की समीक्षा किसके आधार पर करती है? बता दीजिए, मान जाएंगे। 342 क्या है? CR पुनिया साहब बता दिया है। समीक्षा मतलब परखना, जांच करना। समीक्षा खुद कह रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस, महेंद्र कुमार जी शर्मा ने जवाब दिया, संविधान के आधार पर समीक्षा करती है। महेंद्र कुमार जी जहांगीर साहब ने भी जवाब दिया, संविधान के आधार पर। किसी भी कानून की समीक्षा किसके आधार पर की जाती है साथियों? संविधान के आधार पर की जाती है। तो अपना अगला प्रश्न है, संविधान क्या है? संविधान का क्या मतलब है साथियों, ये देखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान क्या है? तो पहले मैं बता देता हूं, फिर इसको लिखवा देंगे साथियों, क्योंकि अपना प्रश्न आज यही तो है, आज अपना टॉपिक तो यही है, संविधान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे वो मित्र जो पहले ये पूछ रहे थे कि सर ये पटवारी में सिलेबस में है कि नहीं है, यूपी टेट में है कि नहीं है, तो सारे मित्रों के प्रश्नों का जवाब मेरे हिसाब से आ गया होगा। ये भारत के सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं साथियों। साथियों, प्रश्न है संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कायदे बनाए जाते हैं, क्या बात है, मोनिका जी कह रही है कानूनों का संग्रह, बहुत अच्छे। किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए नियम कायदे कानून जो बनाए जाते हैं, उन कानूनों का समूह, संग्रह संविधान कहलाता है। बहुत बढ़िया। तो संविधान क्या है लिख लीजिएगा, किसी व्यवस्था को
किसी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाए गए कानूनों का समुच्चय मतलब वही संग्रह, बनाए गए कानूनों का समुच्चय क्या कहलाता है साथियों? संविधान कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया साथियों संविधान का मतलब। हाँ, देश चलाने के लिए बनाए गए नियम, एकदम सही कह रहे हैं सोनिया जी, एक ग्रुप ऑफ लॉज। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, आपको अगर एक प्रश्न पूछ ले, मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, आप मुझे जवाब देना, क्योंकि इस बार प्रश्न भी तो आपके सामने रखना चाह रहे हैं, तो मुझे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। किसी भी देश का सर्वोच्च संविधान है, नंबर 1। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है, या फिर प्रश्न इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा कानून है, नंबर 1। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005, नंबर 4 संविधान। ये मैंने आपके सामने प्रश्न रखा। भारत का सबसे बड़ा कानून है, नंबर 1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005, और नंबर 4 संविधान। सबसे बड़ा कानून कौन सा है? यस देवीलाल जी, समीक्षा जी, सब जवाब सही दे रहे हैं। किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून संविधान होता है। भारत की सर्वोच्च विधि संविधान है, एकदम सही। अब एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब देता हूं साथियों। मित्र ने प्रश्न पूछा कि संविधान और विधान में क्या अंतर है। इसका जवाब मैं देना चाह रहा हूं। आप सब सही कह रहे हैं, 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही है। संविधान और विधान में क्या अंतर है साथियों? संविधान का मतलब तो है, जैसे ये एक पेज पड़ा है मेरे पास, और इसको आप एक किताब मान लीजिए। संविधान का मतलब तो है कि एक ऐसी बुक है, एक पवित्र ऐसी किताब है जिसमें कुछ बातें लिखी हुई है, और उन बातों का जो समूह है वो तो कहलाता है संविधान। ये तो हो गया संविधान। विधान का मतलब ये होता है कि हमारे संविधान को ध्यान में रखते हुए जो कानून बनाए हैं, संविधान को ध्यान में रखते हुए जो विधियां बनाई है, उन विधियों को, उन कानूनों को क्या कहा जाता है? विधान कहा जाता है साथियों। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक दूसरी बात है साथियों, संविधान के प्रकार, यह भी तो जानना जरूरी है। संविधान के प्रकार, संविधान साथियों कई प्रकार का होता है, लेकिन हम जो बेसिकली 2 प्रकार इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि जैसे ही हम लोग संविधान सभा की कहानी पढ़ लेंगे, अनुसूचियां पढ़ लेंगे, तो आपको एक विषय पढ़ाया जाएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो उस समय उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिलहाल साथियों संविधान के प्रकार आपको मालूम होने चाहिए। 2 प्रकार हैं, एक कठोर व लचीला। ये तो साथियों संविधान में संशोधन किस तरीके से किए जाते हैं उसके आधार पर संविधान का एक प्रकार। अरे आपके कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं। मुकेश जी प्रजापति साहब चिंता मत कीजिएगा, मैं उन कमेंट को ले रहा हूं जो मुझे लगता है कि सारे मित्रों के लिए उपयोगी रहेगा। किसी एक व्यक्ति के प्रश्न को इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि उससे तो फायदा होता है, लेकिन बाकी वाले लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संविधान के प्रकार, एक प्रकार तो है कठोर व लचीला, और ये किसके आधार पर है? संविधान में संशोधन के तरीके के आधार पर। संविधान संशोधन के तरीके के आधार पर, ठीक है साथियों। अब आप मुझे जवाब दीजिए, भारत का संविधान कठोर है या लचीला है? भारत का संविधान कठोर है या लचीला है? इसका जवाब दीजिएगा साथियों। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, इन दोनों का समुच्चय है। दोनों का क्या है? समुच्चय है। संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए हमको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ
देखिए संशोधन का तरीका हम लोग नहीं पढ़ रहे, साथ ही साथ राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता भी होती है, इसलिए संविधान कठोर है। मनीष कुमार जी ने जवाब दे दिया, कठोर और लचीला दोनों का मिक्सअप है। एकदम सही कह रहे हैं। जो लचीला कह रहे हैं दोस्तों ठीक नहीं है, लचीला और कठोर दोनों है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें चुटकियों में संशोधन हो सकता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य का नए राज्य का गठन करना हो, तो संविधान में बड़े आसानी के साथ संशोधन हो जाता है साथियों। इसलिए भारत का संविधान संशोधन करने के तरीके के आधार पर लचीला व कठोर दोनों है। विनोद जी दोनों है, सीमा देवी जी कह रहे हैं दोनों है, नाव्या कह रही है दोनों है, लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं दोनों है, डूंगर कह रहे हैं दोनों है, रूपेंद्र सैनी जी कह रहे हैं दोनों है। तो ध्यान रखिएगा, लचीला व कठोर दोनों है। देखिए आप जिस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। भारतीय संविधान है, नंबर 1 लचीला, नंबर 2 कठोर, नंबर 2 दोनों, नंबर 4 दोनों ही नहीं। आंसर क्या होगा? दोनों है, राइट। साथियों संविधान का एक और प्रकार है, संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। ठीक है, लिखित व अलिखित संविधान। और आप स्वयं जानते हैं कि भारत का संविधान पूरी तरह से लिखित है, भारत में कुछ भी अलिखित नहीं है। और यही कारण है, जैसा कि एक मित्र कह रहे हैं, यही कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सब कुछ हमारे यहां पर लिखा हुआ है। और अलिखित संविधान, इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान कहलाता है। हालांकि वहां पर भी कुछ बातें लिखी हुई है, लेकिन अधिकांश बातें परंपराओं और अभिसमय के रूप में चलती है साथियों। इसलिए इंग्लैंड के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो इंग्लैंड ही है अलिखित संविधान के संदर्भ में, राइट साथियों, एकदम ठीक है। अमीषा कह रही है कि कठोर संविधान का एग्जाम्पल दीजिए। कठोर है ना आपका अमेरिका, 1789 में वहां संविधान लागू हुआ, 1789। और देखिए 250 साल हो गए, लगभग 235 साल। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां अब तक केवल 27 संशोधन हुए। 235 सालों में केवल 27 संशोधन हुए और हमने 71 साल में 104 संशोधन कर दिए। तो हमारा लचीला संविधान भी है, कठोर संविधान भी है। हमारा संविधान लिखित है, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। ठीक है साथियों, ये संविधान के प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं। साथियों संविधान के प्रकार में एक और प्रकार मैं बताना चाह रहा हूं जो आपको मालूम होना चाहिए। आप मुझे बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा, बड़ा मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका जवाब सही आया तो। भारत का संविधान निर्मित है या विकसित है? जवाब दीजिएगा। संविधान के प्रकार में तीसरा प्रकार साथियों, भारत का संविधान निर्मित है या विकसित? भारत का संविधान निर्मित है या विकसित है? जवाब दीजिएगा। क्या बात है सर, संविधान अलिखित कैसे हो सकता है? मैंने पहले से कह दिया धीरज जी कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित तो है, लेकिन वहां पर भी कुछ बातें लिखी हुई है। अरे भाई, हम लोगों को अजीब सा लगता है कि किसी भी देश का संविधान अलिखित कैसे हो सकता है। हमको इसलिए अजीब सा लगता है साथियों, क्योंकि जब तक हमको ये लिख कर ना दें कि मास्क पहनना अनिवार्य है, तब तक हम मास्क नहीं पहनेंगे। तो हमको हमारी तो आदत पड़ गई ना, हमारी आदत पड़ गई, इसलिए हमको लगता है कि अलिखित संविधान भी हो सकता है। अरे है भाई, इंग्लैंड का अधिकांश जो संविधान का जो भाग है वो परंपराओं और अभिसमय से चलता है। हम लोगों को अजीब लगता है। तो बहुत सारे मित्रों ने जवाब दे दिया, मीनाक्षी जी, रेखा सिंह जी, प्रहलाद जी, मनीष गहलोत जी, धनराज जी। यस यस यस। देखिए, किसी भी संविधान को आप निर्मित कहते हैं, इसका क्या मतलब है, और विकसित कहते हैं, इसका भी क्या मतलब है। तो जरा सुनिएगा। आप साथियों जब पढ़ते हैं आपको आगे बताया भी जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई और आप लोग जानते हैं 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा अंतिम बार जुटी। लगभग 3 वर्ष तक हमारी संविधान सभा ने एक जगह पर बैठकर हमारे संविधान का निर्माण किया। इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है साथियों? निर्मित संविधान कहा जाता है। निर्मित संविधान का मतलब एक जगह बैठकर सिस्टमैटिक रूप से संविधान का क्या किया? निर्माण किया। लेकिन साथियों, भारत के संविधान में अब तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 104
104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, उसमें कई सारी नई बातें जोड़ी गई है। इसलिए भारत के संविधान का धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास भी हुआ है। तो साथियों, भारत का संविधान निर्मित भी है, भारत का संविधान विकसित भी है। तो मुझे लगता है आज आप लोगों को काफी ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा इसलिए लगा होगा क्योंकि मैं आप लोगों के प्रश्न देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपके प्रश्नों का जवाब भी दूं। आज संविधान की अवधारणा पढ़ा। साथियों, कल वाली क्लास जो होगी उसमें हम संवैधानिक इतिहास पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आपको पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग कौन कौन से विषय पढ़ने वाले हैं। आप अपने प्रश्न अच्छे लेके आइएगा, प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। नहीं आएगा हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, दूसरे दिन पढ़कर बताएंगे। इसलिए आप आराम से पहले रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिएगा, फिर ये एडिशनल और जो स्पेशल जो क्लासेस है उनको देखिएगा। कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है साथियों। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।